तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजन बाबू है, जैसा कि आप सबको पता ही है। ये हमारी यूपीएससी, सीएसई के लिए एथिक्स जो विषय है वो हम पढ़ रहे हैं। पेपर 5 या जीएस पेपर 4 एथिक्स, उसकी श्रृंखला में ये तीसरी हमारी वीडियो है। ये हमारी तीसरी क्लास है। सबसे पहली क्लास में, सबसे पहले वीडियो में हमने परिचय प्राप्त किया था, यूपीएससी की परीक्षा का परिचय प्राप्त किया था, और एथिक्स विषय का जो परिचय है, एथिक्स विषय का जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन हमने लिया था। फिर उसके बाद हमारी सेकंड वीडियो हुई। सेकंड वीडियो में हमने विषय प्रवेश किया था, यानी कि एथिक्स विषय के बारे में जो एक सामान्य जानकारी है वो हमने हासिल की, परिचय प्राप्त किया। एथिक्स विषय में सबसे पहली चीज हमने जो देखी सेकंड क्लास में वो ये थी कि आखिर सामाजिक व्यवस्था को, पहली बात तो हमने ये देखा था कि आखिर समाज डेवलप कैसे हुआ, फिर समाज में नैतिक व्यवस्था कैसे आई, है ना। हमने थॉमस हॉब्स को जो पढ़ा था, वो लेवाइथन को हमने पढ़ा, वो हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि आखिर समाज, मानव का सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण किस प्रकार करता है, और समाजीकरण करने की प्रक्रिया में वो उस पर सोशल कंट्रोल किस प्रकार करता है, सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार करता है। तो पुरस्कार और दंड के बहस हमने जो है वो हमने किया, और सोशलाइजेशन और पुरस्कार एवं दंड के बहस, तो ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इसका जो दर्शन शास्त्र की जो 3 शाखाएं हैं, उनमें से जो तीसरी शाखा है नीति मीमांसा, वो किस प्रकार नैतिकता से संबंधित है, उसका संबंध नैतिकता से किस प्रकार है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने केस स्टडी पे चर्चा की। एक केस स्टडी मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दी थी, और उस पे मैंने फिर वो नेक्स्ट क्लास में यानी सेकंड वीडियो में उस केस स्टडी को मैंने हल भी करके दिखाया था, हल सॉल्व किया था। सेकंड क्लास में हमने साथ ही 2 क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क के तौर पर मेरे को लगता है कि अभी मैं उन प्रश्नों पर चर्चा नहीं करूंगा कि उनका हल कैसे करना है। मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप नैतिकता कंप्लीट कर लो। एक बार आप ये पहला जो हमारा चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एक बार ये कंप्लीट हो जाए। देखिए है क्या कि अभी हम विषय प्रवेश कर रहे हैं, एथिक्स में एंट्री कर रहे हैं, पहली बार एथिक्स पढ़ रहे हैं, पहली बार हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ ना सही है ना गलत है। हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट का अंतर अच्छे गहराई से समझ रहे हैं। तो शुरुआत में क्या है ना, इस सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये उस प्रकार की विषय नहीं है कि भाई आप, ये उस प्रकार की विषय नहीं है कि भाई आप फैक्ट याद कर लिए, चलो अरे शुरू करो, पॉलिटी की तरह आते जाओ, पढ़ते जाओ, हिस्ट्री की तरह याद करते जाओ। नहीं, इस विषय के लिए थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होगी। कम से कम नहीं तो 5 से 8 घंटों में पहला चैप्टर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कंप्लीट होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि एथिक्स हमने देखा था, एथिक्स का परिचय हमने प्राप्त किया, एथिक्स का इंट्रोडक्शन भी हमने जो है वो प्राप्त किया था। अब एथिक्स और इसका संबंध हम किससे देखेंगे? एक और शब्द मैंने बताया था जब हमने एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति देखी थी। व्युत्पत्ति जानते हो, किसी भी शब्द का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, तो मोरल शब्द हमने देखा था। हिंदी में कहें तो हिंदी में कैसे कहेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट पे आज हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं, ये टॉपिक हम देखेंगे। ये इस टॉपिक के बाद में हम क्या देखेंगे? एथिक्स वर्सेस रिलीजन, रिलीजन या धर्म। क्लियर है?
हम इससे पहले लॉ भी देखेंगे, एथिक्स, लॉ वर्सेस एथिक्स। तो जितने टॉपिक हमारे आज की डेट में कवर हो सकते हैं वो हम करेंगे, उसके बाद हम ये सारी की सारी नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। तो एथिक्स की दुनिया में दो शब्द चलते हैं, एक है एथिक्स और दूसरा क्या है, मोरालिटी। एक सेकंड दीजिएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो का एंगल ठीक नहीं है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा परेशानी के लिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। एक्चुअली क्या है कि मैं भी इतना फेमिलियर नहीं हूं इन सब चीज़ों के साथ में, तो कोई नहीं। तो एथिक्स वर्सेस मोरालिटी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अब हम इसकी हिंदी अर्थ करेंगे। तो एक हिंदी अर्थ तो हम क्या कर सकते हैं, एथिक्स का हम क्या कर सकते हैं, नीति शास्त्र। मोरालिटी के लिए एक ही शब्द है, नैतिकता। एक बहुत ही परेशानी वाली बात यह भी है कि दोनों के लिए ही नैतिकता है, दोनों के लिए नैतिकता शब्द कॉमन है। जब एग्जाम में ये आए तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि या तो जो अनुवाद होकर के आया उस अनुवाद का शब्द अपना लीजिए। जैसे नीति शास्त्र आया तो नीति शास्त्र, या फिर क्या आ सकता है, नीति मीमांसा आ सकता है, या आचार नीति भी आ सकता है। ठीक, जैसे यूपीएससी की, वो यूपीएससी की नहीं, पीसीएस की परीक्षा हुई और यूपी पीसीएस की परीक्षा, और यूपी पीसीएस की परीक्षा में इस पे इन दोनों में अंतर पूछ लिया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। और उन्होंने हिंदी अनुवाद क्या किया, हिंदी अनुवाद उन्होंने कर दिया कि आचार नीति और नैतिकता में अंतर क्या है। ये आचार नीति है ना, आचार नीति मतलब आम का अचार कैसे डालना है उसकी नीति क्या रहेगी, वो मिर्ची का अचार कैसे डालना है वो नहीं है ना, वो बिल्कुल नहीं रही है। ये आचार है, आचार विचार, आचार विचार जो होते हैं ना, है ना, वो वाला आचार। तो आचार को नीति समझ लीजिए ना। आचार्य जी कहते थे आपके विद्यालय में सर को, तो आचार है ना, आचार विचार वाला आचार है, और इसको एथिक्स ही समझना है। और भी किसी भी प्रकार का, जैसे व्यवहार शास्त्र आ जाए, अभी व्यवहार शास्त्र तो नहीं आएगा पर मान लो कि आ ही जाए, क्या ही पता चलता है ना, क्योंकि यूपीएससी मूल रूप से तो अंग्रेजी में ही बनाती है और अनुवाद फिर कर दे, कुछ भी कर दे तो कर दे। तो ये शब्द आ सकते हैं, तो आप नीति शास्त्र और नैतिकता लेके कहने को चल सकते हो, पर ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है, जो आप लेकर के चलना चाहो वो आप लेकर के चल सकते हो। चलिए, तो ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में अंतर जानने की कोशिश करते हैं। दो शब्दों में नहीं, दो चीजों में। मैं आचार नीति को थोड़ा सा चलो लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब बात ये आती है कि क्या अंतर हो सकता है, देखिए, जब भी दो शब्द आए कहने के लिए, सामान्यतः मोटे तौर पर दोनों शब्दों में कोई भी अंतर नहीं है। सामान्यतः या मोटे तौर पर इन दोनों शब्दों में कोई भी अंतर नहीं है, पर एक नियम है। भाषा विज्ञान में एक नियम चलता है। भाषा के कुछ लोग ना, जैसे कि मैं आपके लिए एक नाम लूं तो एक नाम है क्वाइन। ठीक है, तो देखिए, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा में हम व्याकरण पढ़ते हैं और व्याकरण में एक चीज आती है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। पर भाषा विज्ञान में एक नियम है कि कोई भी भाषा दो समान शब्दों को लेकर नहीं चलती है। यदि दो शब्द जिनका अर्थ बिल्कुल एक समान है तो वो दो शब्द दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। भाषा एक ही शब्द को लेकर के चलेगी। कहने का मतलब यह है, यदि थोड़ी सी दूसरी भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो
पर्यायवाची दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्ण पर्यायवाची और दूसरा होता है अपूर्ण पर्यायवाची। अब कहने के लिए कह सकते हो कि कोई भी दो शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यह कहना ज्यादा कठोर होगा। इससे बेहतर है कि हम कहें कि पर्यायवाची जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण पर्यायवाची, एक होते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची क्या होंगे कि यदि हम 100 जगह एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक शब्द का प्रयोग हम कितनी जगह कर रहे हैं, 100 जगह यदि हम कर रहे हैं, तो जो दूसरा शब्द है वो 100 की 100 जगह पे आ जाएगा। वो दूसरा शब्द 100 की 100 जगह पे आ जाएगा। अपूर्ण पर्यायवाची कैसा रहेगा कि यदि हमने मान लो 100 जगह एक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो जो दूसरा शब्द है वो 100 में से 80 पे आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा, पूरा 100 पे नहीं आएगा और 0 पे भी नहीं आएगा। वो 0 से 100 के बीच में ही रहेगा कहीं ना कहीं, और उसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। पूर्ण पर्यायवाची जब 100 का 100 जगह पे प्रयोग हो जाएगा तो मानना है कि वो क्या हो जाएगा, एक ही शब्द हो जाएगा, वो दो शब्द रहेंगे ही नहीं, वो शब्द एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको उदाहरण से देख लेते हैं, कुछ शब्दों के प्रयोग से देख लेते हैं। जैसे कि कुछ भाषा वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भाई यदि कोई दो शब्द हैं और आपको अंतर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, दोनों का बार बार प्रयोग करें, और जब दोनों का बार बार प्रयोग करेंगे तो आपको उन दोनों का अंतर जो है वो स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पर्यायवाची हमने देखी, पर्यायवाची हम बचपन में देखते हैं ना, बचपन से ही बच्चों को पर्यायवाची पढ़ाती हैं। पर्यायवाची होना, पर्यायवाची पढ़ना, छोटे थे तब तक ठीक है, भाषा पढ़ रहे थे तब तक ठीक है, पर एथिक्स की दुनिया में जैसे ही हम आएंगे वैसे ही हम कहेंगे 100% पर्यायवाची होते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एथिक्स और मोरालिटी पूर्णतः पर्यायवाची नहीं है। सामान्यतः ये दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में आ जाते हैं, लेकिन 100 की 100 स्थानों पर ये दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर काम में नहीं आएंगे। तो जैसे उदाहरण में देख कह रहा था, ठीक है, उदाहरण लो। जैसे सबसे आसान उदाहरण क्या है आपके पास, बचपन में कौन से पर्यायवाची सबसे पहले, पानी का, हवा का, कमल के और सूरज के, बादल के, घोड़े के, आंख के, ये सारे के सारे पर्यायवाची हमने बचपन में पढ़े। तो उदाहरण ले लेते हैं, एक सबसे छोटा उदाहरण लेते हैं, आसान, पानी का ले लो, हवा का ले लो, और किसका लेना चाहते हो आप, कमल का ले लो, ठीक। 3 उदाहरण लेके देख लेते हैं, बात को समझने की कोशिश कर लेते हैं। पानी है, पानी है, जल है, पानी पिया, जल पिया, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कुछ राज्यों में क्या है, पानी शब्द इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल डेली भाषा में पानी शब्द इस्तेमाल करते हैं। कुछ राज्य भारत के ऐसे भी हैं जहां डेली रेगुलर भाषा में भी जल का यूज करते हैं। आपने कहा कि भाई पानी पीजिए, पानी पिलाया, आपने कहा जल पीजिए, जल पिलाया, ठीक है, कितना भी पिलाइए, पिला पिला के मारिए, कोई दिक्कत नहीं, पानी पिला के मारिए, जल पिला के मारिए, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने कहा, जैसे मान लो कि आपने कहा कि पानी पिलाइए, नॉर्मल बात है, पर आप कहीं पे पवित्रता वाले स्थान पे बैठे हुए हो, मान लो कि आपका हो रहा है पानी ग्रहण संस्कार। पानी ग्रहण संस्कार मतलब पानी ग्रहण संस्कार, पानी पीने वाला नहीं, पानी ग्रहण यानी कि हाथ पकड़ने वाला संस्कार, यानी कि शादी का संस्कार हो रहा है ना, 15वें संस्कार होता है। और ध्यान रखना, 15वें संस्कार के बाद सीधा क्या आता है, विवाह संस्कार के बाद अंतिम संस्कार है ना, 16वां संस्कार अंतिम संस्कार, 15वां विवाह संस्कार। तो पानी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार क्या होता है, पानी ग्रहण संस्कार हो रहा था। उस समय पंडित जी ने कहा कि ऐसा करो भाई, अपने हाथों में जल लीजिए। अच्छा लगा, हाँ भाई पंडित जी हैं, जल ही लगवाएंगे। पंडित जी कहे कि यार ऐसा करो, सब ये हाथों में जल ले लो, ठीक है, पानी पिएंगे, जल का आचमन करेंगे।
पानी पिएंगे और जल का आचमन करेंगे। तो जल में किसकी भावना आ रही है? आपके पवित्रता की। पानी में वो पवित्रता वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे आपने गाना सुना होगा, मैं पानी पानी हो गई। अब बोलो, मैं जल जल हो गई, मैं नीर नीर हो गई, मैं तोए तोए हो गई, मैं अंबू अंबू हो गई। कुछ मजा नहीं आएगा। मजा किसमें आएगा? मैं पानी पानी, मतलब पानी पानी हो गई, है ना। तो मैं जल जल हो गई, मजा नहीं आएगा। हवा का उदाहरण लेकर के देख लो, हवा चल रही है, अरे भाई साहब आज बहुत तेज हवा चल रही है, अरे यार बहुत गर्मी है, हवा ही नहीं चल रही। आप कहो वायु, यार आज तो वायु ही नहीं चल रही है ना। या अरे यार वायु नहीं चल रही है, आज बहुत तेज वायु चल रही है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप ये कहोगे कि यार ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राण हवा कहते हैं, मजा सा नहीं आएगा कुछ। प्राण हवा, ये क्या होता है प्राण हवा? आपको क्या चाहिए? प्राण वायु कहते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। तो ये अच्छा लगेगा प्राण वायु सुनने में, कि आप क्या कहोगे कि यार हवा चल रही है और समीर बह रहा है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे समीर चल रही है, समीर चल रहा है, नहीं, समीर बह रही है। तो अलग अलग शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग में आएंगे। तो इस अंतर से हम समझ पा रहे हैं कि भाई पूर्णतः 100% पर्यायवाची नहीं होते, और जब पूर्णतः 100% पर्यायवाची नहीं होते तो इसका मतलब ये दोनों शब्द भी पूर्णतः पर्यायवाची नहीं है। इन दोनों में कुछ ना कुछ विशेष अंतर हो सकता है। तो दोनों में क्या अंतर हो सकता है देख लेते हैं। टेबल बना ले। तो पहला अंतर क्या हो सकता है? जो सबसे पहली चीज है, देखो इसको हम क्या कह रहे हैं? नीति शास्त्र। इसको हम क्या कह रहे हैं? नैतिकता। नीति शास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? नैतिकता पढ़ेंगे। तो शास्त्र है तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक विषय है। और कौन सी विषय की एक शाखा है नीति शास्त्र? दर्शन शास्त्र विषय की। ठीक, जबकि नैतिकता जो है वो क्या है? इस विषय की विषय वस्तु है। इस विषय की विषय वस्तु है। ये तो विषय है, ये तो क्या है? विषय। ठीक, ये तो विषय हो गई और ये विषय वस्तु हो गई। क्लियर है? तो नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों मैंने बताया था कि पूर्णतः पर्यायवाची नहीं है। जैसे कई कुछ जगहों पर प्रयोग हो सकते हैं, तो उसका उदाहरण मैं देना भूल गया था। तो उसका उदाहरण क्या है? जैसे कुछ दिनों पहले यूपीएससी में एक प्रश्न आया था और उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। तो CONSTITUTIONAL, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। मैंने अपनी पुरानी भी दोनों वीडियो में कहा है, 33 इस वीडियो में भी फिर कह रहा हूं, हो सकती है। आई एम रियली वेरी सॉरी, हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स भी कह सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आए कि भाई संवैधानिक नैतिकता किसे कहते हैं, ठीक है, या संवैधानिक नैतिकता क्या है, टिप्पणी कीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी लिखा आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स भी लिखा आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों सब चलेंगे। इसका एक उदाहरण हो गया। अब मैंने आपको बताया कि भाई जो अपना क्वाइन थे और इमर्सन थे, ठीक है, इसमें आप जो है वो भारतीय परंपरा से किसी का नाम लेना हो तो राजेंद्र यादव का नाम ले सकते हो। एक दुनिया समानांतर के जो संपादक है, मन्नू भंडारी के जो हस्बैंड है ना, हंस पत्रिका के जो संपादक थे। अब मैंने क्या बताया कि पूर्णतः पर्यायवाची नहीं होते, तो इसका मतलब अंतर है। तो अंतर क्या है? तो अंतर क्या होगा कि मोटे तौर पे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो आप एक कॉपी में क्या लिख सकते हो जब भी आपको लिखना हो कि सामान्यतः दोनों शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन यदि
हम सूक्ष्म सूक्ष्म विश्लेषण करें तो दोनों में कुछ विशेष अंतर देखे जा सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ऐसी टेबल बना करके अंतर लिख सकते हो आप। और पहला अंतर क्या लिख सकते हो कि नीति शास्त्र एक विषय है, एक विषय के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है, और नैतिकता उस विषय की विषय वस्तु है, और नैतिकता उस विषय की क्या है, विषय वस्तु है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम इसको विषय क्यों कह रहे हैं, देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, कोड ऑफ कंडक्ट सुना ही होगा, है ना, जैसे कि मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स और स्पोर्ट्स एथिक्स, तो इस तरीके के एथिक्स होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्रोफेशनल जहां भी रहेगा, हिंदी में लिख देता हूं मैं ना, प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया था मेडिकल एथिक्स, जैसे कि यहां लिख देता हूं ना, जैसे कि मेडिकल एथिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसको एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान किया हुआ है। इसको क्या प्रदान किया हुआ है, एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान किया गया है, लेकिन इसको एक संवैधानिक ढांचा प्रदान नहीं किया गया है। देखो मैंने आपको पहले दिन क्या बताया था, दोनों शब्दों की जो उत्पत्ति जो बताई थी, व्युत्पत्ति जो बताई थी, क्या बताई थी कि भाई ये किससे बना है, एथिकोस, इथोस, ग्रीक भाषा का शब्द इथोस और एथिकोस भी चलता है, ठीक है। नैतिकता के लिए क्या बना बताया था, लैटिन भाषा का शब्द बताया था मोर्स, एमओआरई मोर कह लो या एमओआरएस मोर्स भी कह दो बहुवचन बनाने के लिए। दोनों ही शब्दों का जो अंतर है, दोनों ही शब्दों का जो अर्थ था उस समय जो था वो क्या था, रीति रिवाज था या आदत था या रिवाज था, तो रीति रिवाज मान लेते हैं। दोनों ही शब्दों का उस समय जो अर्थ था वो क्या था, रीति रिवाज था। लेकिन आप ये बात भी मानते हो कि शब्दों के जो अर्थ है वो समय के साथ बदलते रहते हैं। शब्दों के जो अर्थ हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी समय पर दोनों शब्दों के अर्थ समान रहे थे, आज भी तो जरूरी नहीं कि आज भी समान हो, हालांकि हम बहुत सारे स्थानों पर दोनों शब्दों का अर्थ समान लेके चलते हैं, पर हर जगह समान हो ये अनिवार्य तो नहीं है ना। तो ये व्युत्पत्ति हो गई। तो आप एक जो अंतर लिखना चाहते हो तो वो व्युत्पत्ति के आधार पर भी लिख सकते हो। व्युत्पत्ति के आधार पर समानता लिख देना, अंतर नहीं लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समय के साथ शब्दों में अंतर आ जाता है, जैसे कि कोई भी शब्द ले लोगे, जैसे गुरु शब्द है, कितना प्यारा गुरु शब्द है, गुरु जी की महिमा, गुरु का बखान, कबीरदास जी कितना ज्यादा गुरु पे लिख करके गए। भारतीय परंपरा में गुरु का कितना उच्च आदर्श माना जाता है, कैसे मूल्य उच्च मूल्य बनाया हुआ है। पर आजकल यदि आप देखोगे वर्तमान संदर्भ में गुरु का जो गुरु शब्द का जो अर्थ है उसको जो है वहां से हट करके और दूसरे अर्थों में भी आने लग गया। अरे भाई आप तो बड़े गुरु निकले यार, यानी चालाकी के अर्थ में आने लग गया। अरे भाई आप सबके गुरु हो, आप तो गुरु बना गए यार, भैया आपको गुरु मानना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई चालाकी की बात है, इससे सीखना पड़ेगा। तो अर्थ में परिवर्तन आने लग गया। गुरु शब्द की जो महिमा थी वो महिमा थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि हम अलग अलग संदर्भों में उसका प्रयोग करने लग गए। कांड शब्द देख लो, कांड शब्द क्या था, घटना के क्रम में आता था। घटना शब्द की घटना के लिए एक पर्यायवाची के तौर पर कांड शब्द का प्रयोग हम कांड, कांट नहीं कह रहा मैं, है ना, कांड, एक है कांट। कांट तो इमैनुअल कांट है, जर्मन दार्शनिक, इनका नाम आ जाए ना, एथिक्स के विद्यार्थी और फिलॉसफी के विद्यार्थी हो यदि आप, और पॉलिटी के भी हो, तो हाथ जोड़ के ऐसे नमस्ते करना, झुक जाना चाहिए शर्म से नहीं, अदब से। बहुत भयंकर दार्शनिक है कांट, तो मैं कांट शब्द की बात कर रहा हूं। और आजकल कांट शब्द का अर्थ ही बदल दिया, कितना घटिया शब्द बना दिया यार। तो ऐसे ही शब्दों के साथ में क्या होता है, बहुत सारे लोग अक्सर करके खेलते रहते हैं। आगे हम देखेंगे
जो ये नीति शास्त्र है, एथिक्स है, चूंकि ये विषय है, अब ये विषय है तो बताओ इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा रहेगी कि ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा रहेगी विषय में, बताओ। चूंकि ये विषय है, जब भी कोई विषय होगी तो विषय में क्या ज्यादा होगी, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। और नैतिकता में क्या रहेगी, आत्मनिष्ठता रहेगी। क्यों रहेगी इसमें आत्मनिष्ठता? आत्मनिष्ठता के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द चलता है, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी। यदि इन दोनों में अंतर नहीं पता है तो पहली क्लास और दूसरी क्लास देखिएगा, दोनों में ही मैंने अंतर काफी विस्तार से बताया। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, किसी से भी पूछो नई दिल्ली। और आत्मनिष्ठता का मतलब क्या है, भारत की राजधानी क्या होनी चाहिए, जयपुर होनी चाहिए, भोपाल होनी चाहिए, इंदौर होनी चाहिए, चंडीगढ़ होनी चाहिए, शिमला होनी चाहिए, लद्दाख होनी चाहिए, मदुरई होनी चाहिए, त्रावणकोर होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिविटी। चूंकि ये विषय से बन रहा है, इसके कोड बने हुए हैं, इसको संहिताबद्ध किया हुआ है। इसको क्या किया हुआ है, संहिताबद्ध किया हुआ है। संहिताबद्ध का मतलब है इसको लिखा हुआ है बाकायदा, इसके नियम बने हुए हैं लिखित में, तो वस्तुनिष्ठता रहेगी। अब नैतिकता के नियम लिखित में बने हुए ही नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या रहेगी, सब्जेक्टिविटी रहेगी। अब जो वस्तु सब्जेक्टिव है और एक वस्तु ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों के मानने और ना मानने का तरीका भी अलग अलग होगा। जैसे एथिक्स को मानना कौन सिखाएगा, समाज सिखाएगा, और समाज ये अपेक्षा करेगा कि तुम सीखो। और यहां नैतिकता क्या होती है, नैतिकता स्वयं में निहित होती है। नैतिकता कहां निहित होती है, व्यक्ति में, खुद में। वो खुद नैतिक रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता, वो खुद फैसला करेगा। लेकिन एथिक्स के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करने की अपेक्षा कौन करेगा, समाज करेगा। समाज चाहेगा कि तुम उनका पालन करो। जैसे कि सच बोलना, तो समाज चाहेगा कि तुम सच बोलो। यदि तुम झूठ बोलते हो तो लोग तुमको क्या कह देंगे, झूठा कह देंगे। और रही बात किसकी, नैतिकता की, और तुम क्या नैतिक मानते हो, तुमको ये लगता है कि जैसे भाई किसी विशेष परिस्थिति में किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मैं झूठ बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम अपने आधार पर फैसला कर रहे हो कि भाई नैतिक है कि अनैतिक है। दूसरी बात क्या है, जो चीज समाज में है, जो चीज लिखी हुई है, उसका पालन आप किसके लिए करोगे, पुरस्कार या दंड। जो लोग अच्छे से पालन करेंगे हो सकता है उनको पुरस्कार मिले, और जो अच्छे से पालन ना करें हो सकता है उनको दंड मिले। क्लियर है? और तुम इनका पालन भी क्यों कर रहे हो, पुरस्कार और दंड के भय से, या समाज के भय से। जैसे कि कोई भी एक ले लो, जैसे कि मान लो कि क्या हेलमेट लेकर के चलना, वो तो कानून में आ गया ना, उसके लिए तो कानून ही बनाया हुआ है, वो कानून में आ जाएगा। और जैसे बच्चा स्कूल में होता है, उसने कोई ईमानदारी का काम किया, टीचर उसको शाबाशी देगी, देखो सारे बच्चे, ये बच्चा हमेशा सच बोलता है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, इसको 10 रुपए का नोट मिला था, सबसे पहले इसने ला करके ऑफिस में जमा कराया, अपने पास नहीं रखा, उसको पुरस्कार मिला, सारे बच्चे ताली बजाओ। हो सकता है ईमानदारी का पुरस्कार भी मिल जाए उसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये वो कर रहा है। और व्यक्ति आदमी जो है वो, यदि बच्चे ने दिया है तो वो किस वजह से दिया है कि यार नहीं दूंगा और बाद में मेरे पास मिल गया तो पिटाई हो जाएगी मेरी, सब लोग मुझसे कहेंगे कि तूने चोरी की है, तो इसके वैसे करेगा। यहां पर जो नैतिकता का जो पालन व्यक्ति करेगा वो किसके वैसे करेगा, इसके वैसे नहीं करेगा, पुरस्कार या दंड से नहीं करेगा। यहां पे उसको क्या होगी, आत्मग्लानि होगी। क्या होगी उसको, आत्मग्लानि खुद पे ही आएगी। अरे यार मैंने ऐसे कर दिया यार, अरे मैंने ऐसे कर दिया यार, अरे मैंने ऐसे कर दिया। जैसे मिडिल क्लास लोगों के बारे में जो चलता है कि जब वो बेचारे बाइक से चल रहे होते हैं तो
वो किसी को लिफ्ट दे देते हैं तो भी दुखी होते हैं, अकेला जा रहा है मान लो, और नहीं दे रहे होते हैं तो फिर आत्मग्लानि आती है कि अरे यार इससे अच्छा तो बिठा लेते बेचारे को, यार बुजुर्ग आदमी था, ऐसा था वैसा था। तो यहाँ पर आत्मग्लानि का भाव आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पुरस्कार या दंड प्राप्त होगा। अब बड़ा आसान सी बात और आ गई कि ये किसका मामला है, समाज का है, प्रेशर का है, नियम का है, और ये मामला किसका है, अंतरात्मा का। नैतिकता में क्या लागू होगी, अंतरात्मा आ जाएगी। यहाँ पे अंतरात्मा नहीं आएगी, यहाँ पे वही समाज आ जाएगा, वही पुरस्कार आ जाएगा, यहाँ पे वही दंड आ जाएगा, यहाँ पे वही वह आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आप मेरे को बताओ कि एथिक्स और मोरालिटी में अंतर स्पष्ट करने के लिए यदि कोई प्रश्न आ जाता है जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है, तो क्या आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो दोनों में क्या बताना, पहले समानता बता देनी है। आप अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करोगे, इस तरीके से कर सकते हो कि भाई जो नीति शास्त्र है, एथिक्स और मोरालिटी, एथिक्स को हिंदी भाषा में या हिंदी अनुवाद में सामान्यतः नीति शास्त्र और मोरालिटी को सामान्यतः नैतिकता कहा जाता है। सामान्यतः ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। सामान्यतः दोनों में कोई तात्विक अंतर नजर नहीं आता है, लेकिन यदि सूक्ष्म विश्लेषण करें तो दोनों में कुछ अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो ना। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या होता है, कैसे क्या क्या संबंध इसमें हो सकता है, क्या क्या रिलेशन दोनों में बनेगा। अच्छा एक चीज बताओ आप मेरे को, आप क्या चाहते हो कि जैसे मैं ये, आपको लंबी क्लासेज पसंद है कि छोटी क्लासेज, ये बताना जरूर मेरे को यार प्लीज कमेंट सेक्शन में कि आपको 2.5 घंटे की क्लास पसंद है, 2 घंटे की क्लास पसंद है, लंबी क्लास हो। सामान्यतः अमूमन जो अपनी कोचिंग संस्थान वगैरह जो होते हैं वहां तो 2.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की क्लास होती है। और चूंकि ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में पता नहीं, हो सकता है आप बहुत लंबी वीडियो देख पाए नहीं देख पाए, तो थोड़ा डाउट था। जैसे कि पहली वीडियो थी तो वो शायद मेरी 90 मिनट के आसपास की थी या शायद 1 घंटे की थी, पता नहीं मेरे को। दूसरी वीडियो जो थी वो शायद वो भी पता नहीं कितनी देर की थी ना, वो भी मतलब बड़ी तो थी, कहने का मतलब ये दोनों ही काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियो थी। तो किसी ने मेरे को ये फीडबैक दिया था कि यार वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, आधा आधा घंटे की तो ठीक रहेगा, पर कह रहा हूँ क्या, इसमें जो एथिक्स में जो जिस तरीके के टॉपिक हैं उनमें क्या है कि फैक्ट तो कम है, वस्तुनिष्ठता कम है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, उदाहरण बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, चर्चा बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, समझ में तभी अच्छे से आ पाता है। और अभी पहले से सीख रहे हैं, पहली बार हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे होंगे तो समय तो लगेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना, थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप मैनेज करें तो ठीक रहेगा। चलो अब हम देख लेते हैं कि दो वस्तुओं में क्या अंतर, क्या समानता हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक चीज ये है, एक चीज ये है, वेन आरेख जानते हो ना, वेन आरेख, वेन डायग्राम जिनको कहते हैं। तो दो चीजों में क्या क्या अंतर, क्या क्या संबंध हो सकते हैं। जैसे हम मोरालिटी और नैतिकता में संबंध देखेंगे तो क्या क्या संबंध हो सकते हैं। मान लो ये मोरालिटी है और ये है आपकी एथिक्स, तो दोनों में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो जैसे मान लो कि एक है एम, एक है ई, 1 2 3 और 4, तो इनमें बेसिकली दो चीजों में 4 प्रकार के संबंध बन सकते हैं। अधिकतम कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं? 4। जैसे एक स्थिति ऐसी है जहां पे व्यक्ति ना तो मोरल है ना ही एथिकल है, कोई ऐसा कृत्य है, मानव ने, मनुष्य ने, किसी ने कोई ऐसा काम किया है जो ना तो मोरल है ना ही एथिकल है, यानी कि उस सिचुएशन में ना तो मोरलिटी ही है ना ही एथिकल भी है।
दूसरी कौन सी सिचुएशन है? दूसरी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें मोरलिटी भी है और एथिकल भी है, यानी कि वो व्यक्ति नीति शास्त्र के अनुसार भी सही है वो कार्य और नैतिकता के अनुसार भी सही है, दोनों ही प्रकार से सही है। तीसरा संबंध क्या हो सकता है? तीसरा एक संबंध ये हो सकता है कि भाई मोरालिटी के आधार पर तो एकदम सही है, नैतिकता के आधार पर तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम नीति शास्त्र के आधार पर उसकी तुलना करेंगे, नीति शास्त्र के आधार पर उसकी विवेचना करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो केवल नैतिकता दिखाई देगी, एथिकल जो नीति शास्त्र है वो नहीं दिखाई देगा। और एक चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई मोरलिटी तो नहीं है, ये कार्य आपका नैतिक तो नहीं है, लेकिन आप एथिकल कह सकते हो। ठीक है ना? मुझे कपिल देव जी जो है क्रिकेट खेलते हैं, उनकी कमेंट्री याद आ गई। वो अक्सर करके कमेंट्री में करते हैं कि काफी उनका मीम भी काफी चलते हैं कि देखो मुश्किल तो नहीं कह सकते, हाँ लेकिन कठिन टारगेट जरूर है। तो मतलब मैं मजाक नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, एक मीम ऐसे चलते हैं। बाकी कपिल पाजी बहुत महान है, भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, एक जस्ट एक मीम आया था, मेरे को याद आ गया तो मैंने शेयर कर दिया। वो सुनील ग्रोवर होता है ना, एआई से भी डेंजरस जो आदमी है, तो वो कई बार इस तरीके के कॉमेडी वगैरह वीडियो बनाता है, तो वहां से। तो ये 4 सिचुएशन समझ में आई। पहली सिचुएशन में दोनों नहीं है, दूसरी सिचुएशन में दोनों है, तीसरी सिचुएशन में पहला है दूसरा नहीं है, और चौथी सिचुएशन में पहला नहीं है दूसरा है। अब चारों सिचुएशन के एक एक उदाहरण लेके देख लेते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है, मेरे को बताओ, कि जहां व्यक्ति मोरल भी नहीं हो सकता और एथिकल भी नहीं हो सकता। कोई नहीं कहेगा कि भाई यहाँ इसमें ना तो मोरलिटी दिखाई दे रही है, ना ही कोई भाई एथिकल सेंस भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो जैसे हत्या, मर्डर, है ना? मर्डर सुन करके मल्लिका शेरावत याद नहीं आती ना? ठीक है, तो हत्या, इसके अलावा क्या हो सकता है? बलात्कार। तो जो भी जघन्य अपराध जिनको हम कहते हैं, तो जघन्य अपराध ना तो मोरल की दृष्टि से सही है, मोरलिटी के आधार पर, ना ही एथिकल या एथिक्स के आधार पर वो सही होते हैं। दोनों ही चीजें उनमें विद्यमान नहीं होती, उपस्थित नहीं होती। अब मोरलिटी और एथिक्स की बात जहां आएगी, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि मोरलिटी भी हो और एथिकल भी हो। कुछ कृत्य जो है वो, कुछ कार्य हमारे ऐसे भी हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं? जैसे भूखे को भोजन खिलाना, तो ये एथिकल भी है, मोरल भी है। गुप्त दान करना, अभी मैं बताऊंगा इसको गुप्त दान क्यों लिखा है मैंने, है ना? जैसे आपने किसी को 1 रुपया दिया, 5 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, देते हुए सेल्फी ली, और कम से कम नहीं तो 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस पर अपलोड कर दिया, और लिखा भाई आज तो मैंने 10 रुपये दिए भाई गरीब की मदद करते हुए। कई बार अखबारों में फोटो आता है, हॉस्पिटल में लोग जाते हैं बेचारे, मरीजों को केले बांटते हैं। तो एक सोशल मीडिया पे एक मीम बहुत फेमस होता है कि एक केला दे रहे हैं और कम से कम नहीं तो 15 लोग फोटो खिंचा रहे हैं। तो उस सेंस में उसको हम कह सकते हैं एथिकल दृष्टि से ठीक है, लेकिन वो मोरल दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन जब हमने गुप्त दान किया है, भूखे को भोजन खिलाया है, हमने कोई फ्री का कोई हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, तो वो मोरल भी है और एथिकल भी है। अब मैंने आपको बताया तीसरी सिचुएशन, अब हम देख लेते हैं कि तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि जहां कार्य कैसा है, मोरल तो है लेकिन एथिकल नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना भाई? ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही ना? समझ में आ रहा है ना बात? एथिकल क्या है कि नियम के अनुसार तो काम सही है, नैतिकता क्या है कि पर यार फिर भी कुछ भी कहो यार, ये काम किया तो उसने किसी और दूसरे मकसद से ही था। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी खूब सारी फोटो डाली, तो वो प्रशंसा चाह रहा है, अपनी अपनी आत्म प्रशंसा चाहता है, लोगों की वाहवाह चाहता है, वो दान नहीं करना चाहता, वाहवाह ज्यादा चाहता है। लेकिन उसने दान तो किया, ये नियम की दृष्टि से दान करना ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। तो ये इसमें आ जाएगा कि मोरल नहीं है, एथिकल है। अब हम कह रहे हैं कि भाई मोरल तो है, एथिकल नहीं है। जैसे मान लो कि कोई कर्मचारी है, वो नियमों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, समय पे नहीं जाता है, समय पे आता भी नहीं है, लेकिन काम उसका कभी पीछे नहीं रहता, काम उसका कभी पीछे नहीं रहता, वो हर काम में सही है एकदम,
हर एक कागज उसका सही है, या जो भी वो जिस ड्यूटी के लिए या बना हुआ है वो काम कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई वो एथिकल दृष्टि से हो सकता है सही नहीं हो, मोरल दृष्टि से है सही है। एक और एग्जांपल लो, कोई एक ऐसा बंदा है, सरकारी कर्मचारी है, एसडीएम साहब है मान लो, समय से जाते हैं समय से आते हैं, 10 बजे 9:30 बजे ऑफिस में घुसना है तो 9:15 पे घुस जाते हैं, और 6 बजे ऑफिस से निकलना होता है तो 6:15 पे निकलते हैं। बीच में लंच 1 घंटे का होता है तो 45 मिनट का ही लेते हैं। ठीक, पर मान लो कि वो ये सारे काम तो कर रहे हैं, एथिकल दृष्टि से तो वो सारे काम सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वहां पे जब जो काम है वहां पे आराम से लेटे हुए मोबाइल चला रहे हैं। अब एथिकल दृष्टि से तो कोई कहेगा भाई देखो स्कूल वो क्या कहते हैं कि ऑफिस आए टाइम से जा रहे हैं, टाइम से लंच कर रहे हैं, नियम तो पूरे फॉलो कर रहे हैं 100%, सीट पे बैठे ही रहते हैं, फाइल को खोल करके बैठे रहते हैं, लेकिन फाइल में 1 अक्षर पढ़ते हैं और मोबाइल में 10 अक्षर पढ़ते हैं। या और दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे कि पूरे नियम फॉलो करते हैं वो, और एसडीएम साहब थे, कोई आया बेचारा गरीब किसी योजना का लाभ लेने के लिए, मान लो जैसे कोरोना में डेथ हुई थी उसका लाभ लेने के लिए आया था, और एसडीएम साहब रोजाना क्या करते हैं, कोई ना कोई उसमें कागज की कमी निकाल देते हैं। किसी ना किसी कागज की कमी निकाल देते हैं। अब है क्या, नियम के हिसाब से वो एकदम सही काम कर रहे हैं, वो कागज होना चाहिए, लेकिन मोरल दृष्टि से देखा जाए तो वो उसको 2 महीने से ऐसे ही घुमा रहे हैं, वो सही नहीं है। तो एथिकल तो है लेकिन मोरल नहीं है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एथिकल ना हो लेकिन मोरल हो, जैसे कि कुछ कागज की कमी थी, ठीक है यार ये गरीब है इसको जरूरत है, पास कर दिया कागज, ठीक है ये बनवा लेना, ऐसे कर देना वैसे कर देना, और काम चला दिया किसी ना किसी तरीके से। और भी जो भी उदाहरण दिए, तो ये 4 सिचुएशन किसमें बनती हैं, मोरालिटी और एथिक्स में रिलेशन की बनती हैं। तो ये संबंध आप दिखा सकते हो, चारों का एक एक उदाहरण दे सकते हो। ठीक, एक और बहुत ही जबरदस्त वाला एग्जाम्पल देना हो, एक बहुत बढ़िया शानदार वाला उदाहरण देना हो, तो आजकल किसका उदाहरण खूब चलता है, या लोग जो देते हैं, या किताबों में भी मिल जाएगा वो शायद, उसको एक कहते हैं कि भाई मेडिकल एथिक्स होता है, एक मेडिकल मोरालिटी होती है। तो यूथेनेशिया का उदाहरण खूब मिलता है। यूथेनेशिया क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का वरदान किसे प्राप्त था, आचार्य नहीं, भीष्म पितामह को। तो यूथेनेशिया होती है इच्छा मृत्यु। यूथेनेशिया जो होती है वो ये होती है 2 प्रकार की, एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। एक होती है एक्टिव और दूसरी कैसी होती है, पैसिव। जो एक्टिव यूथेनेशिया जो रहती है, और एक होती है पैसिव। तो पैसिव में क्या हो रहा है कि एक्टिव में क्या है कि व्यक्ति मांग कर रहा है किसकी, कि भाई देखो मैं दर्द में तड़फ रहा हूं डॉक्टर साहब, मुझसे जिंदगी नहीं जी जा रही, भाई मैं वैसे भी मरने वाला हूं, 7 दिन के अंदर अंदर मर जाऊंगा, मुझे आज ही मार दो, मुझे नहीं जीना है, कितना दर्द सहन करूंगा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता साहब। और यहां पे ऐसे इस तरीके से कोई व्यक्ति कहेगा डॉक्टर से, तो उसको कहते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। और पैसिव यूथेनेशिया क्या है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जिंदा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा है, जैसे वेंटिलेटर के सहारे ही जिंदा है, मरेगा पक्का, ये पक्का है, जिंदा रहेगा नहीं वो, आज नहीं तो कल। और ये किसकी वजह से हुआ था, अरुणा सानवाग मामले में। अरुणा सानवाग मामला पढ़ा है, सुना है, ठीक, वहां से ये चर्चाओं में आया था। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ है कि नहीं, और अलाउ है तो कौन सी अलाउ है, तो केवल पैसिव यूथेनेशिया भारत में अलाउ है, एक्टिव यूथेनेशिया भारत में अलाउ नहीं है। ठीक है, अब आप डॉक्टर हो, इलाज कर रहे हो मरीजों का पूरे तन मन धन से, बहुत मन भी खुश है, सब कुछ सही है, अचानक से एक मरीज आया है, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है उसका आप सोच नहीं सकते, लेकिन
क्योंकि हाथ पैरों का हुआ और कुछ अंग अभी भी बचे हुए हैं। समझ में आ रही है? या कोई व्यक्ति जला हुआ आया है, कई विशेष परिस्थितियों में आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, जल गया है, बहुत बुरी तरह दर्द से तड़फ रहा है, बहुत बुरे दर्द से, और आपको पता है जे डॉक्टर कि भाई ये जिंदा नहीं रहेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन रहेगा उतने ही दिन है, ये जिंदा रहेगा नहीं, किसी कीमत पे ही नहीं रहेगा, और दर्द में तड़फ रहा है और वो चिल्ला रहा है डॉक्टर साहब मार दो। उसके घर वाले आए, वो भी कह रहे हैं साहब इससे अच्छा तो इसको ना मुक्ति दे दो भाई, प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अब एथिकल दृष्टि से देखी जाए तो एक्टिव यूथेनेसिया भारत में करना मना है, इलीगल है, नहीं कर सकते। लेकिन मोरलिटी के आधार पर डॉक्टर क्या है कि उसके मन में आ रहा है कि यार नहीं यार ठीक है यार कर देते हैं यार, बेचारे को दर्द से मुक्ति दे देते हैं, ये तो वैसे भी नहीं बचने वाला। तो ये जो डायलेमा है, ये जो नैतिक दुविधा है, ठीक है, तो यहां कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, मोरल है, एथिकल है, जो भी पूरे एग्जाम्पल है मैंने सब आपको अच्छे से बताए हैं, और यही अंतर है आपका एथिक्स और मोरालिटी का। एथिक्स और मोरालिटी के जो विशेष अंतर हैं वो सारे के सारे यही हैं, ठीक है। इसमें यदि कुछ और, एक सेकंड में, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन बनता है, तो वो क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप भी लिख लो, इस क्वेश्चन का आंसर लिख के लाना, और तो आपको थोड़ा अभ्यास होगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, नीति शास्त्र और नैतिकता, नीति शास्त्र और नैतिकता में संबंध और उनके अंतर को, और उनके अंतर को, उनके अंतर पर विचार करते हुए, ये प्रश्न शायद आया हुआ है ना, विचार करते हुए किसी एक घटना का जिक्र कीजिए। ये वैसे दो प्रश्न भी बन सकते हैं ना, नीति शास्त्र और नैतिकता में संबंध और उनके अंतर पर विचार कीजिए, एक प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है कि किसी एक घटना का जिक्र कीजिए जहां एथिक्स और मोरालिटी का टकराव हो। ऐसे परिदृश्य में आप किसे प्राथमिकता देंगे? ऐसे परिदृश्य में आप किसे प्राथमिकता देंगे? और क्यों? तो ये दो प्रश्न बन सकते हैं, मैं कहूंगा दो ही प्रश्न कीजिए ना, दो अंतर पर विचार कीजिए। और ये दूसरा कि नीति शास्त्र और नैतिकता के संबंध और उनके अंतर पर विचार कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, किसी एक ऐसी घटना का जिक्र कीजिए जहां एथिक्स और मोरालिटी का टकराव हो। ऐसे परिदृश्य में आप किसे प्राथमिकता देंगे और क्यों? ठीक है, इसका उत्तर लिखिएगा। और रियली वेरी सॉरी यदि ठीक है ज्यादा बार बोला है तो मैंने। इसके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, सवाल जरूर पूछिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप सवाल जरूर पूछिए। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। बाकी तो
पढ़ते रहिए, ठीक है। और तो क्या कह सकते हैं, तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो आज नहीं बना रहा हूं। वैसे मैं चाहता था कि भाई नैतिकता और कानून भी यहीं पढ़ा दूं। अब आप देखिए, एक बात देखिएगा, अब हम आगे जब एथिक्स और मोरलिटी हमने पढ़ ली ना, आगे हम क्या करेंगे, इनको एज ए समानार्थक लेके चलेंगे बहुत सारी जगहों पर। वो बहुत विशेष अंतर नहीं करेंगे। विशेष अंतर करने के लिए तो ये प्रश्न है, ये आया हुआ भी है, तो ये मैंने करा दिया है यहाँ पर, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब हम जैसे एथिक्स और कानून पढ़ेंगे, एथिक्स और धर्म पढ़ेंगे, व्यक्तिगत जीवन में एथिक्स पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन में एथिक्स पढ़ेंगे, नैतिकता के आयाम पढ़ेंगे, और तो ये सारी की सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लगभग लगभग समानार्थक लेकर के चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नैतिकता और कानून, एथिक्स वर्सेज लॉ, ठीक है। तो फिर मिलिएगा अगली क्लास में, है ना। और भाई प्लीज अच्छे लगे तो प्लीज कुछ, ठीक है, मेरे को जो भी है कमेंट वगैरह जरूर कीजिए, सवाल जरूर पूछिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।